कश्मीर में जून 1990 का महीना। गिरिजा टिक्कू नाम की एक लैब असिस्टेंट को फ़ोन आता है कि वो अपनी रुकी हुई सैलरी लेने आ जाएं। उन्हें सिक्योरिटी का भरोसा भी दिया गया, लेकिन वो कभी घर नहीं लौटी। उनके साथ जो हुआ वो इंसानियत के नाम पर क्रूरता का अध्याय है। जिहादी उस दिन गिरिजा को गांव से दूर किडनैप करके ले गए। कई दिनों तक बर्बरता और हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। बार बार उनके साथ दुष्कर्म किया गया। ऐसा कोई अत्याचार नहीं था, ऐसा कोई टॉर्चर नहीं था जिसे गिरिजा ने ना झेला हो। कई दिनों के सामूहिक बलात्कार के बाद उन्हें एक लकड़ी काटने वाली मशीन से जिंदा 2 टुकड़ों में काट दिया गया था। आप सोच रहे होंगे कि मैं आज कश्मीरी पंडित गिरिजा टिक्कू की बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आज से ठीक 2 साल पहले इजराइल में जो हुआ उसकी जड़ें, उसकी मानसिकता और उसके बाद होने वाला इनकार, डिनायल, उस अपराध को ही डिनाई कर देना बिल्कुल ठीक वैसा ही है जैसा भारत दशकों से झेलता आ रहा है। जब हम युद्ध की बात करते हैं तो अक्सर गोलियां और धमाकों की आवाज़ सुनाई देती हैं, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में जो हमास का हमला हुआ उसमें एक शोर ऐसा भी था जो किसी भी धमाके से ज़्यादा डरावना था। ये साइलेंस था उन महिलाओं और बच्चों का जिनके साथ वो सब कुछ हुआ जिसे बयान करना बहुत मुश्किल है, और उनके अपराधी हैं डेजर्ट कर्ड की वही मानसिकता जिसके लिए महिलाएं सिर्फ माले गनीमत हुआ करती हैं। कश्मीर से लेकर के, केरल से लेकर के और अब इजराइल तक। इजराइल के नागरिक आयोग ने 300 पन्नों की रिपोर्ट जारी की है, साइलेंस नो मोर। डॉक्टर कोचाव लेवी की टीम ने हमास के अपराधों का एक ऐसा कलेक्शन तैयार किया है जो ये साबित करता है कि यहूदी महिलाओं के खिलाफ की गई यौन हिंसा को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया था। 300 पन्नों की रिपोर्ट हमास के उन अपराधों का वाटरशेड मोमेंट है जिन्हें दुनिया झुटलाने की कोशिश कर रही थी, कह रही थी कि ये तो कभी हुआ ही नहीं। ये रिपोर्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत की तरह इजराइल में भी दुनिया के बड़े बड़े मानवाधिकार संगठन इन अपराधों को नकार रहे थे, डिनाई कर रहे थे, जो कि मैंने कहा डिनाइल की मानसिकता। रेगिस्तानी कल्ट वाले जब भी ऐसे क्राइम्स में देखे जाते हैं तो उन्हें शील्ड देने के लिए अक्सर पूछते हैं कि आपके पास सबूत क्या है। कश्मीर में भी आपने देखा होगा कि कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को सदियों तक, कई सालों तक दबाते रहे, स्वीकार ही नहीं किया कि ऐसा हुआ भी। ऐसे ही डॉक्टर लेवी की टीम ने 2 साल लगातार सबूतों का एक ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया है जिसे अब आखिरकार नकारना नामुमकिन है। इस जांच की गहराई को देखें तो इसमें 10,000 से भी ज़्यादा फोटो और वीडियो क्लिप्स शामिल हैं और करीब 1800 घंटों से ज़्यादा का विजुअल कंटेंट कलेक्ट किया गया। इसके अलावा टीम ने बचे हुए लोगों, बंधकों और गवाहों के 430 से भी ज़्यादा इंटरव्यू और गवाहियाँ रिकॉर्ड की हैं। खास बात यह है कि इस पूरी घटना का असर 52 अलग अलग देशों के लोगों पर पड़ा है। ये सबूत सिर्फ इजराइल से नहीं आए हैं। अपराधियों और हमलावरों ने खुद अपने GoPro कैमरों से इन अपराधों को रिकॉर्ड किया और विक्टिम्स के ही सोशल मीडिया अकाउंट से लाइव स्ट्रीम किया। उन्होंने अपने अपराधों को एक वॉर ट्रॉफी की तरह दुनिया को दिखाया है। जैसे कि आपको याद होगा कि मुस्लिम आक्रांता जब भारत में आते थे तो मंदिरों और हमारे सभ्यता के प्रमाणों को तोड़ने के बाद अपने आप को इतिहास की किताबों में बुत शिकन और गाजी नाम दिलवाया करते थे, ताकि लोगों को याद रहे कि ये कौन लोग हैं। इजराइल में हमास के जिहादियों के पागलपन का ये पुराना कल्ट है जिसे तहरुश गेमिया कहा जाता है। इसमें भीड़ को ही यौन आतंकी हथियार में बदल दिया जाता है, जहां सर्कल ऑफ हेल बना करके सरेआम महिलाओं के वजूद को मिटाने का खेल खेला जाता है। हमास के आतंकियों ने भी यही काम किया। अगवा की गई यहूदी महिलाओं का राउंड टेबल गेम की तरह बारी बारी से रेप किया गया और उनको प्रताड़नाएं दी गई। एक आउटर सर्किल भी बनाया जाता था ताकि कोई महिला अगर उनसे बच गई तो वो आउटर सर्किल से बाहर भी न जा पाए। 13 recurring forms of violation इसमें दिखाए गए हैं। Survivor witnessed concentration area of women who were brought by the Hamas terrorists and raped. अक्सर युद्ध के दौरान अराजकता में अपराध होते हैं, लेकिन इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि 7 अक्टूबर को जो हुआ था वो अराजकता नहीं थी, वो एक सुनियोजित रणनीति थी। हमास ने यौन हिंसा को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। रिपोर्ट कहती है कि हमास ने 13 अलग अलग तरीकों से यौन आतंक फैलाया था। इसमें सामूहिक बलात्कार, अंगों को काटना और मौत के बाद भी शवों का अपमान शामिल है। आयोग ने 13 ऐसे तरीके पहचाने हैं जो बार बार अलग अलग जगहों पर दोहराए गए थे, चाहे वे किबुत्ज हों या नोवा म्यूजिक फेस्टिवल, सब जगह पैटर्न एक ही था। गैंग रेप, सेक्सुअल टॉर्चर, अंग भंग करना, मृत्यु के बाद शवों का अपमान करना, उनका रेप करना, फोर्स न्यूडिटी, उनको सार्वजनिक जगह पर नंगा करना, बंधक बना करके यौन गुलामी कराना और ऐसे ही 13 जघन्य कृत्य इसमें शामिल हैं। जब एक ही तरह का अपराध दर्जनों अलग अलग जगहों पर एक ही समय में होता है तो वो हादसा कैसे हो सकता है? वो तो ऑपरेशनल मेथड कहलाता है। विक्टिम्स के प्राइवेट पार्ट्स में जानबूझ करके गोलियां मारी गई अपनी हैवानियत दिखाने के लिए। महिलाओं की हत्या के बाद भी उनके शवों के साथ गैंग रेप किया गया।
आतंकियों ने जीवित महिलाओं के स्तन काटे और उनके साथ खेल रहे थे और अपने फोटो भी लिए। शवों के अलावा जिंदा महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स में चाकुओं की ब्लेड और रॉड्स डाली गई। हमास के आतंकियों ने जो इजराइल में किया वो तहरुश गेमिया के उसी कल्ट का हिस्सा था जो कश्मीर की गिरिजा टिक्कू से लेकर के केरल की लव जिहाद की कहानियों तक एक ही पैटर्न पर चलता है। पहले उन्हें काफिर डिक्लेयर किया गया, फिर उनके साथ हैवानियत की गई और फिर यौन हिंसा को हथियार बना लिया गया। चाहे वो 1990 का कश्मीर हो या लव जिहाद और ग्रूमिंग के पैटर्न, यहाँ पैटर्न एक ही है। पहले शिकार को पहचानो, फिर उसे असुरक्षित करना और आखिर में उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित करना ताकि पूरे समाज में ही डर बैठ जाए। डॉक्टर लेवी ने इस रिपोर्ट में एक नया शब्द इस्तेमाल किया है, किनोसाइड। किन यानी आपका परिवार। किनोसाइड का मतलब है परिवार की आत्मा को ही नष्ट कर देना। हमास ने सिर्फ इंसानों को नहीं मारा, उन्होंने रिश्तों को हथियार बनाया। सोचिए, किसी पिता को उसकी बेटी के साथ हो रही दरिंदगी देखने पर मजबूर किया गया या बच्चों के सामने उनकी मां का अपमान किया गया। रिपोर्ट में ऐसे भी मामले हैं जहां परिवार के सदस्यों को एक दूसरे के खिलाफ यौन कृत्य करने के लिए भी मजबूर किया गया। बच्चों के सामने उनकी मां का बलात्कार तो किया ही, इसे परिवार के ही फोन से लाइव स्ट्रीम भी किया गया। इनका मकसद केवल शारीरिक चोट पहुंचाना ही था। इनका मकसद था परिवार की संरचना को ही तोड़ देना, उनका मनोबल गिरा देना और मैसेज देना। ये मानसिकता हमने कश्मीर में देखी है, जहां परिवारों को यहूदी विरोधी नहीं बल्कि काफिर कहकर उनका निशाना बनाया गया था और उनके सामने उनके अपनों को ही खत्म किया गया ताकि वे लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो जाएं और आखिर में अपने अस्तित्व से भी नफरत करने लगें। ये हिंसा सिर्फ 7 अक्टूबर तक सीमित नहीं रही। रिपोर्ट बताती है कि गाजा की सुरंगों में कैद बंधकों के साथ आज भी ये अत्याचार जारी है। रिहा हुई महिलाओं और यहाँ तक कि पुरुषों ने भी यौन शोषण की गवाहियां दी हैं। यूएन की प्रतिनिधि प्रमिला पैटर्न ने भी अपनी जांच में इसे विश्वसनीय जानकारी माना है। ये एक निरंतर चलने वाला सेक्सुअल टेरर है जो बंधक बनाए गए लोगों की मनोवैज्ञानिक रूप से उन्हें तोड़ने का काम करता है और इसी के लिए ये सब हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं। गाजा की सुरंगों में बंधकों के साथ जबरन निकाह और इस्लामी धर्मांतरण की कोशिशें हुई। ये भारत के लव जिहाद या ग्रूमिंग गैंग वाले पैटर्न से बिल्कुल मिलता जुलता है, जहां व्यवस्थित तरीके से महिलाओं को फंसा करके आतंकवाद के रास्ते पर धकेला जाता है या फिर उनका इस्लामिक कन्वर्जन कर दिया जाता है। आपको याद होगा जब भारत में द केरला स्टोरी जैसी फिल्में आती हैं जो इन बातों को दिखाती हैं तो एक पूरा इकोसिस्टम उसे प्रोपेगेंडा कह करके बैन करने की मांग करता है और डिनाई भी करते हैं कि ये तो वास्तव में होता ही नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमास के अपराधों को आज वैश्विक शैक्षणिक संस्थान और संयुक्त राष्ट्र के कुछ हिस्से नकार रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी डॉक्टर लेवी कहती हैं कि उन्हें सबसे ज्यादा दुख तब हुआ जब उन्हें ग्लोबल डिनायल देखना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हों, कुछ विश्वविद्यालय हों या फिर मानवाधिकार संगठन हो, कई हफ्तों तक उन्होंने इस पर मौन रहना चुना। कुछ ने तो सबूतों पर ही सवाल उठा दिए और ये रिपोर्ट जो उन्होंने निकाली है, ये रिपोर्ट उसी डिनायल को खामोश करने के लिए है। ये उन लोगों को जवाब है जो कहते हैं कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। डॉक्टर लेवी का मानना है कि ये चुप्पी दुनिया भर में यहूदी विरोध को बढ़ावा देती है। वो कहती हैं कि ये दोहरा इनकार है, ये डबल डिनायल है। एक तरफ अपराधी वीडियो बना रहे हैं, दूसरी तरफ दुनिया कह रही है कि ऐसा हुआ ही नहीं है असलियत में। भारत में गिरिजा टिक्कू के मामले में दशकों तक मानवाधिकार कार्यकर्ता चुप रहे, संस्थाएं मौन रही, इसे स्वीकार तक नहीं किया गया और ऐसे ही हजारों लाखों अपराधों पर बात ही नहीं की जाती है। आप आजकल का टीसीएस का ही केस देख लीजिए, कितनी मीडिया इसके बारे में बात कर रही है। 7 अक्टूबर हो या 19 जनवरी 1990, जगह बदलती हैं, तारीख बदलती हैं, लेकिन जिहादी मानसिकता वही रहती है। तो साइलेंस नो मोर की ये 300 पन्नों की रिपोर्ट हमें क्या मैसेज देती है? ये हमें बताती है कि न्याय के लिए सिर्फ आंसू और पीड़ाएं काफ़ी नहीं हैं। जब इन्हें शील्ड देने वाले लोग अर्बन नक्सल बन करके भारत से लेकर इजराइल तक बैठे हुए हैं, यूएन तक बैठे हुए हैं, तो हमें अकाट्य साक्ष्य तो रखने ही होंगे। ये 300 पन्ने आने वाले सालों में अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में हमास के खिलाफ या इस मानसिकता के खिलाफ बड़ा हथियार साबित होंगे। आज जब हम ये वीडियो देख रहे हैं, कई बंधक अभी भी वहाँ पर हैं, यही पीड़ाएं झेल रहे हैं। ये रिपोर्ट उनकी आवाज़ है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि कश्मीर से लेकर के केरल और अब इजराइल तक इन अपराधों को न तो भुलाया जाए और न ही इतिहास की धूल में दबाया जाए। ऐसा करने के प्रयास भी होंगे क्योंकि होते भी आए हैं। एक पूरी टोली है, एक पूरा गैंग है जिसकी नज़रों में गैर मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध होते ही नहीं है। लेकिन ज़रूरत यह है कि जैसा कि ये रिपोर्ट का टाइटल है, अब चुप्पी नहीं, साइलेंस नो मोर। हमें भी साइलेंट नहीं रहना है। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आशीष, आप देख रहे हैं ऑफ इंडिया। धन्यवाद।